हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपके जो थर्ड नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है परागण, निषेचन, भ्रूणपोष तथा भ्रूण का परिवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने जो परागण को विस्तार से पढ़ लिया था, निषेचन को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा जो निषेचन के मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया, उसके कुछ पॉइंट्स है वो नोट करवाने हैं। तो एक बार वापस मैं वो डायग्राम बनाती हूँ आपके सामने। ये भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश के अंदर ये होती है प्रतिव्यासांत कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका और द्वितीयक केंद्रक। और परागनली ने लाकर इसमें दो नर युग्मक डाले थे। तो देखिए, दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक मिलेगा अंड कोशिका के साथ और एक मिलेगा द्वितीयक केंद्र के साथ। इसके मिलने से जो संरचना बनेगी उसको बोलेंगे भ्रूणपोष और वो होता है त्रिगुणित यानी 3n। और इनके अंड कोशिका और नर युग्मक के मिलने से क्या बनेगा? युग्मनज, तो क्या होता है? द्विगुणित यानी 2n। तो इसके अंदर हम लिखते हैं कि द्वितीयक केंद्रक प्लस नर युग्मक, इसने मिलकर क्या बनाया? भ्रूणपोष। ठीक है। और यहां पर अंड कोशिका प्लस नर युग्मक, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? युग्मनज। तो ये प्रारंभ में परागनली में दो नर युग्मक थे। तो देखिए, ये दो नर युग्मक है वो किस प्रकार यहां पर आते हैं? ये यहां पर गति करते हैं और गति करके अंदर चले जाते, जिसमें से एक मिलेगा अंड कोशिका के साथ। और अब देखिए, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? द्विनिषेचन कहलाएगी, क्योंकि दो निषेचन के प्रक्रम हो रहे हैं। युग्मनज बन रहा है प्राथमिक वास्तविक निषेचन और दूसरे में क्या बन रहा है? भ्रूणपोष। तो दो प्रकार के निषेचन होने के कारण इनको क्या बोला जाता है? द्विनिषेचन। अब देखिए, द्विनिषेचन के बाद भ्रूणपोष बन गया द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक से, अंड कोशिका और नर युग्मक से बन गया युग्मनज। इस युग्मनज के बाद आगे क्या बनेगा? इससे भ्रूण बनेगा। तो बाकी जो कोशिकाएं बचेगी उनका क्या होगा? तो जब जैसे ही द्विनिषेचन कंप्लीट होगा तो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। ये कहलाती है प्रतिव्यासांत कोशिका। प्रतिव्यासांत कोशिकाएं ये दोनों कहलाती है सहायक कोशिकाएं। और ये कहलाती है अंड कोशिका। ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है इसके मैं पॉइंट्स नोट करवा रही हूं। पराग नली द्वारा छोड़े दो नर युग्मकों का भविष्य, यानी आगे वो क्या करेगा? तो एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका बराबर क्या बनेगा? युग्मनज। और युग्मनज से आगे बनेगा भ्रूण। और दूसरा नर युग्मक प्लस द्वितीयक केंद्रक, इससे बनेगा त्रिगुणित त्रिगुणित भ्रूणपोष। ये होता है 3n और ये होता है 2n। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विनिषेचन।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि द्विनिषेचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भ्रूणपोष बनता है वो क्या काम करता है। ये भ्रूणपोष है वो इस भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और द्विनिषेचन के पश्चात प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। तो यहां तक देखिए, पॉइंट नोट कीजिए। तो देखिए इसके बाद अगला पॉइंट नोट करते हैं। द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बना भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द्विनिषेचन के पश्चात प्रतिव्यासांत कोशिकाएं तथा सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो भ्रूणपोष बनता है ये एंजियोस्पर्म में बनता है, त्रिगुणित बनता है। जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजों में भी भ्रूणपोष बनता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के भ्रूणपोष और जिम्नोस्पर्म के भ्रूणपोष में क्या अंतर है कि जो एंजियोस्पर्म का ये भ्रूणपोष बना है ये त्रिगुणित होता है और निषेचन के बाद बनता है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजों में भ्रूणपोष बनता है वो निषेचन से पहले बनता है और अगुणित होता है। तो नोट करके इस पॉइंट को लिखिए। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है तथा त्रिगुणित होता है, 3n, जबकि अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व बनता है तथा अगुणित होता है ठीक है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि आवृत बीजियों में तो जो भ्रूणपोष होता है वो निषेचन के पश्चात बनता है तथा ये कैसा होता है, त्रिगुणित या 3n होता है, जबकि अनावृत बीजों का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, निषेचन से पूर्व बनता है तथा ये कैसा होता है, अगुणित यानी n होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट।
इसके साथ ही आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि निषेचन के पश्चात जो अंडा से होता है उससे फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, ठीक है। तो देखिए इसके साथ ही पॉइंट नोट कर लीजिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बनता है तथा बीजांड से बीज बनता है। ठीक है। फिर देखिए ये जो भ्रूणपोष होता है ये परिवर्तन के आधार पर, विकासीय क्रम के आधार पर 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विकासीय क्रम के आधार पर भ्रूण भ्रूणपोष के प्रकार, 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। देखिए 3 प्रकार के भ्रूणपोष, सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। सबसे पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष में क्या होगा कि जो भ्रूणपोष में कोशिका है, वो केंद्रक है, वो कंटिन्यू क्या करेगा, विभाजन करता रहेगा और विभाजन करके नए नए केंद्रक बनाएगा और केंद्रक है वो परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाएंगे और बीच के अंदर एक खाली गुहा रह जाएगी। इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या बोला जाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। और फिर धीरे धीरे करके इन केंद्रकों के बाहर है वो कोशिका झिल्ली बनने लगेगी और ये नई कोशिकाओं के रूप में बन जाएगा। नारियल के अंदर आपने देखा होगा गुद्दा होता है, वो खाने वाला भाग होता है और बीच में पानी भरा रहता है, तो वो किस प्रकार का भ्रूणपोष है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। और इस खाली स्पेस के अंदर एक लिक्विड भर जाता है, तो इस प्रकार का भ्रूणपोष है वो क्या कहलाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। यानी इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन से बने केंद्रक परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं तथा बीच में गुहा उपस्थित रहती है जिसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है। और इसका उदाहरण है नारियल का गुद्दा है वो किस प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है, तो जो नारियल का गुद्दा है वो आपके केंद्रीय के प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण नोट कर लीजिए, नारियल में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है उसके अंदर क्या होता है कि भ्रूणपोष में सभी कोशिकाएं केंद्रक है वो विभाजित होते हैं
और अनेक सारे केंद्रक बना लेते हैं, और फिर इन सभी केंद्रकों के बाहर है वो कोशिका झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण ये केंद्रक किस में बदल जाते हैं, ये केंद्रक बदल जाते हैं कोशिका में, यानी बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है। इसलिए इसको बोला जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। और इनके बाहर कुछ चूसक जैसी संरचनाएं बन जाती है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या बोला जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष बोला जाता है। और बाहर की तरफ क्या रहती है, चूसक जैसी संरचना बन जाती है। और जो गेमोपेटेली वर्ग के सदस्य होते हैं इनके अंदर इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। और ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर कैसा भ्रूणपोष होता है, केंद्रकीय। उदाहरण है गेमोपटेली के सदस्यों में कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। और ये किस में होता है, अधिकांश एंजियोस्पर्म में, अधिकांश आवृत बीजियों में कैसा होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। तो देखिए जो तीसरे प्रकार का हेलोबियल भ्रूणपोष है वो इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, तो देखिए इसको नोट करते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा कोशिकीय भ्रूणपोष का मिश्रित रूप। और इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ है, वो व्यवस्थित रहता है। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष, नोट कर लीजिए।
तो इसके बाद अगला जो प्रोसेस आता है आपके यानी यहाँ तक हमने जो भ्रूण पोष बना था, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए, उसके पूरे भागों के बारे में, कार्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जो भ्रूण एम्ब्रियो बनता है उसका विकास कैसे होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन यानी आपके जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण का परिवर्धन। तो जिसमें से हमने परागण प्रक्रिया को पढ़ लिया, निषेचन को पढ़ लिया, भ्रूणपोष को पढ़ लिया। अब हमारा पॉइंट बचता है भ्रूण का परिवर्धन। तो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? भ्रूण का निर्माण युग्मनज से होता है। भ्रूण का निर्माण है वो युग्मनज से होता है। ठीक है। अब युग्मनज किससे बनेगा? तो देखिए, युग्मनज बराबर अंड कोशिका प्लस नर युग्मक। नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका भी अगुणित, इन दोनों के मिलने से द्विगुणित क्या बना? युग्मनज बना। इस द्विगुणित युग्मनज में आगे क्या होगा? विभाजन। युग्मनज में विभाजन से परिणतिक प्रकार का विभाजन होगा। तो देखिए, युग्मनज में परिणतिक प्रकार का विभाजन होगा। विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। दो प्रकार की कोशिका बनेगी। देखिए, एक तो बनती है आधारीय कोशिका, और दूसरी बनती है शीर्षस्थ कोशिका। जो आधारीय कोशिका बनती है वो बनती है द्वारीय सिरे पर, और जो शीर्षस्थ कोशिका बनती है वो बनती है निभाग की तरफ। अब इस आगे शीर्षस्थ कोशिका में क्या होगा? धीरे धीरे विभाजन होता रहेगा। दो कोशिका बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी। तो वो क्रम चलेगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम।
अब देखिए ये जो आधार्य कोशिका होती है वो बीजांड द्वारीय सिरे पर होती है, जबकि शीर्षस्थ कोशिका होती है वो क्या होती है, निभाग की तरफ होती है। तो देखिए इनमें आगे क्या आचरण रहेगा, दो प्रकार की कोशिका बनी, ऊपर वाली होगी शीर्षस्थ कोशिका और ये होगी आधार्य कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका के अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, यानी क्षैतिज दिशा में अनुदैर्ध्य विभाजन, जबकि आधार्य कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा, यानी लंबवत विभाजन होगा। लेकिन होना होगा दोनों विभाजन साथ साथ में, यानी इसके साथ ही मैं आपको पॉइंट लिखवाते जा रही हूं कि शीर्षस्थ कोशिका तथा आधार्य कोशिका में विभाजन साथ साथ चलता है। ठीक है, अब विभाजन साथ साथ होगा तो आगे का क्या प्रोसेस होगा, इसको देखिए थोड़ा छोटा बनाते हैं। अब ये विभाजन करेगी और एक से दो कोशिकाएं बनाएगी। इसने कौन सा विभाजन किया, अनुदैर्ध्य विभाजन किया, और इस कोशिका ने इस प्रकार एक से दो कोशिकाएं बनाई। ठीक है, फिर अगला चरण क्या हुआ, ये एक से बनाएगी चार, और ये भी एक से बनाएगी चार। ये संरचना क्या कहलाती है, निलंबक कहलाती है। जो कौन सी कोशिका से बना है, निलंबक बना है आधार्य कोशिकाओं से। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, इससे चार से बनेगी आठ कोशिकाएं, और ये निलंबक भी आगे लंबाई में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये विकास होता जाता है। इस निलंबक से बनेगा मूलांकुर, जो इससे क्या होगा, आगे मूल का निर्माण होगा। तो नोट कीजिए यहां तक। ठीक है, तो देखिए ये जो निलंबक है ना, इसका जो अंतिम भाग है ये चूसक की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, भ्रूण पोष से पोषण प्रदान करेगा। चूसक भ्रूण पोष से पोषण प्रदान करता है, पोषण प्राप्त करता है। इन कोशिकाओं से बाह्य भित्ति का निर्माण होगा, बाह्य भित्ति निर्मित, और इनसे आंतरिक परत जैसे बीज पत्राधार आदि का निर्माण, जिसे बीज पत्राधार आदि का निर्माण। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे इनके और प्रोसेस देखते हैं।
ठीक है, तो देखिए यहां तक हमने प्रोसेस देख लिया। अब आगे क्या होगा कि ये जो 8 कोशिका, ये जो इसको बोलेंगे चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे अष्टांश, यानी 4 कोशिकाओं का समूह है चतुर्थांश और 8 कोशिकाओं का समूह है अष्टांग। इस प्रकार संरचना बनती है। क्या ये विकास बंद हो जाएगा, विभाजन नहीं, आगे भी और विभाजन होता रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भ्रूण में विकास हो रहा है तो पहले इसकी संरचना है वो गोलाकार बनती है, और फिर ये हार्ट शेप हो जाता है, हृदय के आकार का हो जाता है, और इसकी भी आगे वृद्धि होती है। इससे आगे मूलांकुर बनेगा, मूलांकुर से बनेगा मूल, यानी जड़ बनेगी, और ये जो हृदय आकार का हो जाएगा, फिर इनमें एक खांच बन जाएगी, 2 बीज पत्र बन जाएंगे, और दोनों बीज पत्रों के मध्य और कोशिकाओं का विभाजन होगा, जिससे प्रांकुर बनेगा। तो प्रांकुर ऊपर की तरफ तने का इन सब का भाग बनाने में काम आता है, जबकि मूलांकुर है वो जड़ को बनाने में काम आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर क्या होगा, पहले ये हार्ट शेप का हो गया, और इसमें सारी कोशिकाएं कोशिकाएं, फिर आगे क्या होगा, ये हार्ट शेप में हो जाएगा, और फिर इनमें क्या होगा, एक बीज पत्र बन जाएगा, ठीक है, ये होगा मूलांकुर में विकसित। और ये होंगे 2 बीज पत्र, 2 बीज पत्र। आया समझ में? तो एक पॉइंट और इसमें नोट करके लिखना, भ्रूण पहले गोलाकार होता है तथा बाद में हृदयाकार हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, भ्रूणीय परिवर्धन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि बीज का परिवर्तन कैसे होता है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बीज का परिवर्तन, जैसे बीजांड की संरचना थी वो किस प्रकार की थी, इस प्रकार का बीजांड था, ये था बीजांड व्रंथ, ये नाभिका, और
ये था इसके अंदर भ्रूण कोश, ये था बीजांडकाय, ये बीजांडकाय, ये है अंत्यचोल और ये होता है बाह्य चोल। बाह्य आवरण और अंत्य आवरण, ये है भ्रूणकोश, ये है बीजांडकाय, ये है बीजांड व्रंत, ये है निभाग या नाभिका, ये है बाह्य आवरण और ये है अंत्य आवरण। तो देखिए बीजांड से बीज बनता है, तो बीज बनते समय जो बाह्य आवरण होगा उससे बीज का बाह्य चोल बनेगा, अंत्य आवरण से बीज का आंतरिक चोल बनेगा। निभाग बीजांड व्रंत है वो नष्ट हो जाएंगे लगभग। भ्रूणकोश से आगे क्या जो परिवर्तन होता है, तो जो बीजांड काय है वो विकसित होते हुए भ्रूण के द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजांड काय है वो भ्रूणपोष के ऊपर पड़ा रहता है, एक पतली परत के रूप में, जिसे क्या बोला जाता है, परिभ्रूण पोष। तो इस पॉइंट को नोट करते हैं। बीजांड से बीज बनते समय बाह्य आवरण तथा अंत्य आवरण से क्रमशः बीज की बाह्य चोल और अंत्य चोल बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, बीजांड व्रंत तथा निभाग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगला पॉइंट, बीजांड काय विकासशील भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है तथा कभी कभी कुछ भ्रूण को, कुछ बीजांड काय शेष रह जाता है जो भ्रूणपोष के ऊपर पतली परत के रूप में स्थित रहता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है कि परिभ्रूणपोष क्या है। तो बीजांडकाय का जो भाग भ्रूण के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है वो भ्रूणपोष के ऊपर वो भ्रूणपोष के ऊपर एक पतली परत के रूप में स्थित रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, परिभ्रूणपोष। ये आपको पूछा जा सकता है परिभ्रूणपोष का निर्माण है वो किससे होता है, तो परिभ्रूणपोष का निर्माण है वो बीजांडकाय के द्वारा होता है। तो ये होता है बीज का परिवर्धन, नोट कर लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बीज के अंदर भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, कभी कभी जो भ्रूणपोष है वो शेष रह जाता है, उन्हें भ्रूणपोषी बीज बोला जाता है। और जिन बीजों के अंदर भ्रूणपोष है वो परिवर्तित होते हुए भ्रूण के द्वारा पूरा उपयोग कर लिया जाता है, उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट, भ्रूणपोष की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार, दो प्रकार के बीज होते हैं, एक होते हैं भ्रूणपोषी बीज और एक होते हैं अभ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोषी वे बीज जिनमें भ्रूणपोष शेष रहता है, अर्थात पूरे भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण द्वारा नहीं किया जाता है, उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, यानी वे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष शेष रहता है, पूर्ण रूप से उसका उपयोग विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं किया जाता है, उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे अधिकांश एक बीज पत्रियों में भ्रूणपोष शेष रहता है, एक बीज पत्रियों में, जैसे बाजरा, मक्का, इनके अंदर क्या रहता है, भ्रूणपोष है वो शेष रहता है। यानी परिवर्तनशील या विकासशील जो भ्रूण होता है वो पूर्ण रूप से भ्रूण का निर्माण नहीं, भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, भ्रूणपोषी बीज या एल्बुजिनस सीड भी बोला जाता है। दूसरा है अभ्रूणपोषी बीज, वे बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता, अर्थात विकासशील भ्रूण द्वारा पूरे भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, पूरे भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है। अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। और इसके उदाहरण है, अधिकांश द्विबीजपत्रियों में बीज में भ्रूणपोष नहीं होता है, अधिकांश द्विबीजपत्री, जैसे मटर, मूंगफली आदि। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट।
अब देखिए हमने देखा कि बीजांड से क्या बन गए, बीज बन गए, तो अंडाशय क्या होगा, अंडाशय का परिवर्तन होगा फल के रूप में, यानी निषेचन के पश्चात हमने देखा था अंड कोशिका और नर युग्मक के मिलने से युग्मनज बना और उस युग्मनज से भ्रूण बना। उस भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक से भ्रूण पोष बना, वो अंदर का काम हो गया भ्रूण कोष के अंदर का, और बाकी जो कोशिकाएं थी वो नष्ट हो गई। भ्रूण कोष के बाहर होता है बीजांड, तो बीजांड से बीज बन गए, इसमें भ्रूण पोष उपस्थित रह गया तो भ्रूणपोषी और नहीं रहा तो अभ्रूणपोषी। फिर अंडाशय के बाहर वाला भाग क्या, बीजांड के बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय किसके अंदर बदल जाता है, फल में। तो देखिए हमने इस संरचना में देखा कि सबसे बाहर क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय में होता है बीजांड और बीजांड में होता है भ्रूणकोष। तो अंडाशय सबसे बाहर है, अंडाशय के अंदर है बीजांड और बीजांड में है भ्रूणकोष। तो अब हम देखते हैं अंडाशय से क्या बनता है, फल, बीजांड से बनता है बीज और भ्रूणकोष से बनता है भ्रूण। तो आगे इनका क्रम भी यही क्रम होगा कि नहीं होगा, जैसे बाहर सबसे बाहर क्या है, फल है, फल के अंदर क्या है, बीज है, ये है फल, फल के अंदर क्या है, बीज है, जैसे देखिए सबसे बाहर होता है फल, जैसे देखिए सेब है ये, वास्तव में सेब को हम वास्तविक फल नहीं मानते क्योंकि उनके अंदर केवल अंडाशय से फल का निर्माण नहीं होता है बल्कि बाह्य भागों से भी होता है, तो वो आभासी फल भी कहलाता है। तो देखिए ये सबसे बाहर क्या हो गया, फल, फल के अंदर क्या होता है, बीज, फल में हो गया बीज और बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण। आप देखते हो बीज के अंदर भी आपको एक कुछ छोटी सी संरचना दिखाई देती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है भ्रूण। तो ये हो गया फल, ये हो गया बीज और ये हो गया भ्रूण। तो जिस प्रकार सबसे बाहर था अंडाशय से, तो अंडाशय से फल बना, तो फल सबसे बाहर अंडाशय के अंदर था बीजांड, तो वो फल के अंदर बीज और बीज के सबसे अंदर था भ्रूण कोष, जिससे भ्रूण बना, तो वो सबसे अंदर हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? अब इस आधार पर देखते हैं कि कुछ जो वास्तविक फल किसे बोला जाता है। अगर फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तो उसे वास्तविक फल बोलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंडाशय के अलावा जो बाह्य भाग होते हैं, पुष्प के दल, पुंज, बाह्य दल, वो भी फल का निर्माण कर लेते हैं, तो उन्हें आभासी फल बोला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के भी फल का निर्माण हो जाता है, तो उन्हें अनिषेक फलित बोला जाता है, या इस प्रकार की जनन की प्रक्रिया को अनिषेक जनन बोला जाता है। जो फल बिना निषेचन के उत्पन्न होते हैं उनमें बीज नहीं होते, तो आप देखते हो जो केला होता है, अंगूर होता है, उनमें बीज नहीं होते हैं क्योंकि वो अनिषेक फलन का परिणाम होते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं 2-3 परिभाषा लिखवाती हूँ। तो देखिए इसके बाद जो परिभाषा आती है, वास्तविक फल। दूसरी परिभाषा है आभासी फल। तीसरा है अनिषेक जनन। तो परिभाषा क्या है, जब फल का निर्माण केवल अंडाशय से हो
तो ऐसे फल वास्तविक फल कहलाते हैं। जैसे नारियल है, ये वास्तविक फल होता है। आभासी फल, जब फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों जैसे दल और बाह्य दल द्वारा होता है, तो उन्हें आभासी फल कहते हैं। जैसे नाशपाती है, सेब है, वो आभासी फल है, उनका अंडाशय के अलावा अन्य भागों से भी निर्माण होता है, तो उन्हें आभासी फल कहते हैं। ठीक है। अगला है अनिषेक जनन, जब फल का निर्माण बिना निषेचन के हो, तो इसे अनिषेक जनन कहा जाता है। अनिषेक जनन से बने फल बीज रहित होते हैं। अनिषेक जनन से बने फल क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ लिया वास्तविक फल, आभासी फल और अनिषेक जनन, और इसके साथ ही हमने जो आपके टॉपिक में पार्ट दिए हुए तो वो सब पढ़ लिए। परागण के बारे में पढ़ लिया, निषेचन के बारे में पढ़ लिया, भ्रूणपोष के बारे में पढ़ लिया और भ्रूण का परिवर्धन पढ़ लिया, और लास्ट में बीजांड से बीज का बनना और अंडाशय से फल का बनना, वास्तविक फल, आभासी फल, अनिषेक जनन, इन सबको विस्तार से पढ़ लिया। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।